आज बात करेंगे जीडीपी की। तो देखिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी रूपांतरण होगा सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस का मतलब सकल, डोमेस्टिक का मतलब घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार है, किसी देश की आर्थिक सीमाओं, किसी देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर एक वित्तीय वर्ष, या यूं लिखें आप यहां पर, और यदि अपन इसको बारीकी से समझेंगे तो के भीतर एक निश्चित अवधि सामान्यतया एक वर्ष या एक तिमाही होता है, अभी इसको आगे क्लियर करेंगे, के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमत के मौद्रिक मूल्य या मौद्रिक मूल्यों का योग। किसी देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमत के मौद्रिक मूल्यों का योग जीडीपी कहलाता है। ये सकल घरेलू उत्पाद की या जीडीपी की परिभाषा है, जो अक्सर आपको अखबार में देखने को मिलता है। जीडीपी 23.9% कम हुई इस तिमाही में, प्रथम तिमाही में। जैसे अभी हाईलाइट हो रहा है, ये एक न्यूज बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड है पिछले कुछ समय से, कि भारत की जो जीडीपी है वो 23.9% गिर गई है। तो ये जीडीपी शब्द आता है ना, उस जीडीपी की इकोनॉमिक्स के अनुसार परिभाषा ये है। अब इसको एक एक को समझेंगे शब्दों को। तो देखिए, वैसे आपको प्रैक्टिकल में एक लाइन में समझाते हैं कि जीडीपी का मतलब होता है किसी देश के अंदर जितना सामान पैदा होता है उसका मूल्य मुद्रा में, वही जीडीपी होती है। सामान में सब कुछ आ गया, खेती में कोई पैदा हो रहा है, खानों में कुछ पैदा हो रहा है, या फैक्ट्रियों में कुछ उत्पादित किया जा रहा है, वो सभी, या सेवाएं हैं, जैसे ये सभी तो वस्तुएं हैं, और सेवाएं हैं जैसे परिवहन सेवाएं, संचार सेवाएं, इंटरनेट वगैरह, बीमा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, या सरकारी नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां, इन सभी को मिलाकर इनका जो मूल्य होता है, सेवा का मूल्य कितना होता है, वो या वस्तुओं का मूल्य कितना है, उन सबको का जो योग होता है मूल्यों का, उसे ही जीडीपी कहते हैं। अब यहां इस परिभाषा के अनुसार समझेंगे। देखो, किसी देश की, अब यहां देश की बात करेंगे ना,
तो यानी जीडीपी किसी देश की होती है, किसी परिवार की नहीं है। ये जीडीपी का संबंध किसी फैमिली से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। आप समझे बात को? ये इसका संबंध किससे है? जीडीपी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किसी कंट्री के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए भी हो सकता है। जैसे राजस्थान की जीडीपी, मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी रही साहब, भारत की जीडीपी कितनी रही, अमेरिका की जीडीपी कितनी रही। तो किसके लिए इस्तेमाल होगा? ये किसी देश के लिए, कंट्री के लिए, किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं होता ये सब। तो यहां क्या आएगा? किसी देश का मतलब ये हो गया कि आर्थिक सीमाओं के भीतर, कि आर्थिक सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित। आर्थिक सीमाएं क्या होती है? देखो इससे समझते हैं। आगे एक शब्द आ रहा है आर्थिक सीमा। तो आर्थिक सीमा को समझेंगे आप। यहां मैंने भारत का नक्शा बना रखा है। अब यहां इसको ये समझना है कि भारत की आर्थिक सीमा से क्या आशय है और राजनीतिक सीमा से क्या आशय है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक तो होती है राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा जो यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर से दर्शाई हुई है, ये सभी क्या है? ये जो ये राजनीतिक सीमा कहलाती है, ब्लैक लाइन। समझ गए? ये भारत की क्या कहलाएगी? राजनीतिक सीमा। एक कंसेप्ट है जो यहां लिखा है, जिसका इस्तेमाल जीडीपी के लिए किया जाता है, वह है आर्थिक सीमा। अब ये आर्थिक सीमा क्या होती है? इकोनॉमिक बॉर्डर। अब इसको यहां बताते हैं आपको। देखिए, ये जो यहां आप देख रहे हैं ना, मैंने एक रेड लाइन बनाई है यहां से। ये भारत की आर्थिक सीमा है जो यहां से शुरू होती है। ये गुजरात है, गुजरात का कच्छ। कौन सी जगह है ये? गुजरात का कच्छ, कच्छ इलाका। और यहां से कच्छ से क्या होता है कि क्या शुरू हो जाता है? अरब सागर। ये अरब सागर है पूरा। ये पानी है ना, क्या यहां पर ये पानी, वैसे ही पूरा पानी है, ये भी पानी है। तो ये यहां तक पानी है, और इधर क्या? यहां जमीन है, ये सब जमीन है इधर। ये भारत की सीमाएं ऐसी है जहां, जिसके दूसरी तरफ क्या है? जमीन। ये सब जमीन है। यहां बांग्लादेश आ गया। और ये यहां क्या है? ये जल है पूरा। ये आप देख रहे हैं पूरा जल, जल ही जल है। यहां पे आ गया आपके बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। ये मन्नार की खाड़ी आ गई नीचे। पाक जल डबू मध्य वो आ गए आपके। अच्छा, इसमें यानी पहली बात क्या समझे? आर्थिक सीमा का संबंध समुद्री सीमा से होता है। यानी आर्थिक सीमा किस देश की होगी? वह देश जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसी समुद्र को टच कर रही है, या जिसके पास तट रेखा है, या जिसके पास समुद्री तट है, जिसके पास सागरीय किनारा है। जिस देश के पास समुद्र है, यानी जो समुद्र के किनारे स्थित है, उस देश के पास ये आर्थिक सीमा होगी, वरना राजनीतिक सीमा ही होगी। समझे आप? यानी जिस देश की सीमा अगर पानी को टच नहीं करती है, किसी महासागर को या सागर को टच नहीं करती है, उसकी आर्थिक सीमा नहीं होगी। आर्थिक सीमा सिर्फ वही होती है जहां दूसरी तरफ क्या होता है? सागर होता है, समुद्र होता है। अब यहां भारत में देखेंगे तो भारत की आर्थिक सीमा यहां से शुरू होती है। इस जगह से क्या है? इस साइड में क्या है? इस तरफ क्या है? पानी, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। अच्छा, ऊपर देखेंगे आप, ये तो जमीन है, यहाँ पाकिस्तान है पूरा है। इधर आप चलोगे तो ये आपके चीन आ गया, ये चीन है। आगे चलेंगे इधर ये भूटान, ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया यहाँ पर। फिर आगे चलेंगे इधर तो म्यांमार आ गया, म्यांमार से आगे
फिर ये इधर ये देखेंगे आप, ये बांग्लादेश आ गया, फिर इधर से क्या वापस पानी शुरू हो जाता बंगाल की खाड़ी, यानी ये वो जो बॉर्डर है, यहां से फिर आप भारत की सीमा पर चलेंगे, राजनीतिक सीमा पर, तो इस साइड में क्या है, पानी को किसी देश की सीमा जमीन नहीं टच कर रही है, समझिए। तो यहीं से, यानी जहां से पानी शुरू होगा वहीं से आर्थिक सीमा शुरू होती है, यानी आर्थिक सीमा का संबंध समुद्र से होता है, तट से होता है, तट रेखा से होता है। अब क्या है कि भारत की राजनीतिक सीमा हमने आपको बता दी ये, और आर्थिक सीमा ये जो बताई हुई, ये आर्थिक सीमा कहलाती है। अब आपको ये जानना है कि आर्थिक सीमा की इसकी लेंथ कितनी है भारत में की, यहां से यहां तक, कहां तक आप चलेंगे कि आर्थिक सीमा समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है असीमित नहीं है, समुद्र तो काफी है, ये तो अरब सागर तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आर्थिक सीमा कुछ दूरी तक ही है, असीमित दूरी तक नहीं है। अब वो दूरी कितनी है जो अपने को जानना है, तो देखिए इसमें आर्थिक सीमा की जो लंबाई होती है ना, वो इस राजनीतिक सीमा से 270 नॉटिकल मील या 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर आर्थिक सीमा की, जो भारत की आर्थिक सीमा है उसकी दूरी कितनी है अंतराल राजनीतिक सीमा से, यहां से इसकी दूरी कितनी है, यानी अगर आप यहां से चले, जो ही इधर चलोगे तो आर्थिक सीमा शुरू होगी, राजनीतिक सीमा तो वहीं खत्म होगी, आर्थिक सीमा शुरू होगी तो वो कहां तक जाकर खत्म होगी, तो ये यहां, आप मान लो ये मुंबई है, मुंबई से चले अरब सागर में, तो आप जो ही 370 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, वहीं भारत की आर्थिक सीमा खत्म हो जाती है, 370 किलोमीटर। या अगर अपन नॉटिकल मील में लिखें तो 200 नॉटिकल मील आएगा, 200 नॉटिकल मील, कितना आएगा, 200 नॉटिकल मील। 200 नॉटिकल मील को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 370 किलोमीटर आ जाएगा, तो 200 नॉटिकल मील बोलो या 370 किलोमीटर बोलो, यानी भारत की जो आर्थिक सीमा है वो तट से कहां तक है, 370 किलोमीटर समुद्र के अंदर तक। यानी क्या समझे आप कि यहाँ की जो यहां से यहां की दूरी है वो कितनी है, 370 किलोमीटर, ये 370 किलोमीटर, यहां से इधर नीचे भी 370 किलोमीटर, इधर 370 किलोमीटर, ये 370 किलोमीटर, आप समझिए बात को। अब मामला क्या है, श्रीलंका में थोड़ा मामला क्या है कि नजदीक श्रीलंका आ रहा है, तो श्रीलंका में दूरी थोड़ी कम कर रखी है, क्योंकि वो जब 370 किलोमीटर से कम होती है ना डिस्टेंस, मान लो 740 किलोमीटर नहीं, उससे कम है, तो फिर आधी आधी होती, मान लो 400 किलोमीटर ही है भारत और श्रीलंका की सीमा, तो फिर भारत की आर्थिक सीमा 200 किलोमीटर अंदर तक ही होगी, 200 किलोमीटर के बाद श्रीलंका की आर्थिक सीमा शुरू हो जाती है, क्योंकि वह श्रीलंका भी समुद्र को छूता हुआ है, उसके चारों ओर भी पानी है, द्वीप है श्रीलंका है। तो क्या समझे आप, यानी अगर दो देशों के बीच में जो समुद्र की दूरी होती है, पानी का जो एरिया होता है, वो अगर मान लो कम है, 200 किलोमीटर ही है, तो फिर 100 किलोमीटर तक ही होगी आर्थिक सीमा, यानी इससे अगर 740 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 370 आ जाएगी, लेकिन 740 से कम है, मान लो 700 किलोमीटर यहां से श्रीलंका की दूरी, तो फिर 350 किलोमीटर होगी भारत की आर्थिक सीमा, ये ध्यान रखेंगे। बाकी इधर अपनी सीमा है 370 किलोमीटर, इधर भी 370 किलोमीटर है। अब इस आर्थिक सीमा, ये जो इलाका है इसको कहते क्या है, इसका भी एक स्पेशल नाम है, और अपने को याद रखना है, आईएएस में पूछा गया है कि भारत के आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसकी चौड़ाई ये 370 किलोमीटर है तट से। तो अब आप समझेंगे कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक कंसेप्ट है एक्सक्लूसिव, EEZ, एक्सक्लूसिव
इकोनॉमिक जोन, हिंदी में कहेंगे इसको अनन्य। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अनन्य, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक, आप जानते ही हैं, और जोन का मतलब क्षेत्र। अब इसका मतलब ये हुआ, यहां अगर देखेंगे यानी यहां अगर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये और ये, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी ये जो इलाका है, यहीं से चलेंगे आप गुजरात से, ये जो इलाका है जिसकी चौड़ाई कितनी है 370 किलोमीटर, इस इलाके को, इस क्षेत्र को कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये ध्यान रखेंगे यहां पे, ये पूरा, और इसकी चौड़ाई कितनी है 370 किलोमीटर। अब यहां पर आपको ये जानना है कि ये ऐसा डिवीजन क्यों किया हुआ है, इसकी जरूरत क्या थी, ईजेड की जरूरत है इसकी। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान ने अरब सागर में भारत के मछुआरों को पकड़ लिया, अभी 3-4 दिन पहले ही था। पाकिस्तान की नेवी ने यहाँ गुजरात के कुछ कच्छ के जो मछुआरे थे यहाँ पे गए अरब सागर में मछली पकड़ने, तो वो क्या उन्होंने गलती क्या की कि वो 370 किलोमीटर से आगे चले गए, इधर आगे पाकिस्तान की सीमा आ रही है, आर्थिक क्षेत्र उसका आ रहा है, उसका ईजेड आ रहा है। तो ईजेड में क्या होता है कि जैसे अपना ईजेड ये है भारत का, तो इसके अंदर जो भी सामान निकलेगा, जो भी उत्पादन होगा, जो भी आर्थिक गतिविधियां होगी, उस पर अधिकार सिर्फ भारत का होगा। समझ गए, इधर भी दूसरे देश, अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आपकी यूएई वगैरह, दुबई, ये जो देश है वो आ रहे हैं, इधर पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन उनका अधिकार नहीं होगा। यहां से लेकर यहां के बीच में जितनी मछलियां निकलेगी समुद्र में, जितने मोती निकलेंगे है, या जितने यहां पर और कोई समुद्री उत्पाद निकल रहा है, मान लो समुद्र में अभी जैसे ये बॉम्बे है, ये यहाँ मुंबई के पास ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो वहां क्या निकलता है, तेल निकलता है बॉम्बे आई में। भारत में सबसे ज्यादा तेल ही वहीं निकल रहा है, खनिज तेल जो होता है पेट्रोल, बॉम्बे आई में, यहां पड़ता है बॉम्बे आई, इसके अंदर है। तो बॉम्बे आई में जो तेल निकल रहा है ना, वो भारत का क्या माना जाएगा, भारत का उत्पाद माना जाएगा, भारत का प्रोडक्ट माना जाएगा, उस पर भारत का अधिकार होगा। अगर ईजेड नहीं होता तो आज यहां मान लो गुजरात के हैं मछुआरे या तमिलनाडु के मछुआरे हैं, इस तटरेखा से 1 फीट भी अंदर नहीं जा सकते, समुद्र के अंदर जाकर वो मछली नहीं पकड़ सकते, अगर ये नहीं हो तो। ये होने की वजह से मछुआरे क्या करते हैं, काफी दूरी तक यानी 370 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं मछली पकड़ने समुद्र में, और वो मछलियों का चूंकि कानूनी रूप से अधिकार होता है। भारत की सेना भी यहाँ नेवी रहती है, लेकिन नेवी भी नहीं रोकती उनको मालूम है कि 370 किलोमीटर जो भी सामान निकलेगा समुद्र में उस पर भारत का अधिकार होगा, इसलिए पकड़ने जा रहे हैं मछलियां। यहाँ बॉम्बे आई में तेल निकल रहा है, यहां आप चलेंगे रिलायंस के पेट्रोल पंप में, जो आप अपनी बाइक में तेल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, वो यहां से आ रहा है ईजेड में, ईस्ट ईजेड से आ रहा है। गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है, उसका जो मुहाना है, उसके आगे बंगाल की खाड़ी में यहाँ तेल निकल रहा है, जहां से रिलायंस तेल निकाल रहा है इस जगह से, और वो रिलायंस का पेट्रोल यहां से, यानी आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल भरा है वो ईजेड से निकल कर आ रहा है। अगर आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप से भराया, रिलायंस के सारे तेल के कुएं इसके अंदर ही है, ईजेड में है, और यहां से तेल निकालकर यहाँ गुजरात में जामनगर है, वहां इसकी रिफाइनरी है, तेल शोधनशाला, वहां उसकी रिफाइनिंग होती है, साफ सफाई होती है, उसके बाद फिर आपके जयपुर में पेट्रोल पंप पर वो पेट्रोल सप्लाई होने के लिए आता है। तो आप समझिए ईजेड, यानी ईजेड नहीं होता तो आज रिलायंस के पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल मिल रहा है वो भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि वो तो आई ईजेड से रहा है।
भाई होने में तो पेट्रोल अभी यहाँ बाड़मेर से भी निकल रहा है, राजस्थान के गुड़ामालानी में, तो वो तो क्या है कि भारत की राजनीतिक सीमा के अंदर है, लेकिन ये राजनीतिक सीमा के अंदर नहीं है, ये भारत की आर्थिक सीमा के अंदर है, रिलायंस का पेट्रोल। तो यानी ईजेड की उपयोगिता क्या है कि इसके अंदर जो भी आर्थिक संसाधन होंगे, रिसोर्सेज होंगे, उन सब पर भारत का अधिकार होगा, जो भी यहां से निकलेगा अंदर। समझ गए? चलो आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे चलते हैं। आगे परिभाषा को देखेंगे। ये तो हो गया आपके आर्थिक सीमाओं के भीतर, यानी 370 किलोमीटर के अंदर तक। अच्छा, इसमें हमने ये तो बता दिया आपको ईजेड यानी आर्थिक सीमा ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आर्थिक सीमा, फिर इधर आर्थिक सीमा कौन सी होगी, एक बार और समझ लें इसको कि ये तो समुद्र के अंदर यानी जहां भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा या राजनीतिक सीमा पानी को टच कर रही है, वहां तो आर्थिक सीमा अलग होगी, ये तो आर्थिक सीमा है और ये राजनीतिक सीमा है, समझ गए। लेकिन जहां जमीन को टच कर रही है दूसरा देश, दूसरी तरफ जो देश है वो भारत, वो भी जमीन पे स्थित है, यानी उसकी सीमा और अपनी सीमा मिल रही है। मान लो अन्य दूसरा देश आ रहा है, यहां अड़ा के कोई दूसरा देश नहीं आ रहा, बिल्कुल यहां आ रहा है, ये इधर पाकिस्तान आ रहा है, उधर चीन आ रहा है, इधर ये जो म्यांमार वगैरह, ये बांग्लादेश आ रहे हैं, ये नेपाल भूटान आ रहे हैं। तो ये क्या है कि जो भारत की राजनीतिक सीमा जो जमीन को टच करती है, दूसरी तरफ जमीन है, उससे कहते हैं राजनीतिक सीमा। तो ये राजनीतिक सीमा है, ठीक है। अब इस राजनीतिक सीमा को ही आर्थिक सीमा कहेंगे, यानी इस जगह यहां से लेकर यहां तक पूरा, इस जगह तक यानी कच्छ से लेकर ये कोलकाता है, यहां तक क्या है, इधर से ऊपर की तरफ राजनीतिक सीमा और आर्थिक सीमा एक ही है। राजनीतिक सीमा के ऊपर ही आर्थिक सीमा चलती है, यानी क्या समझे, यहां मान लो जैसलमेर में, ये जैसलमेर जिला है, इसके 1 फीट इधर आप नहीं जा सकते। यहां तो मछुआरे 370 किलोमीटर अंदर तक चले जाते हैं मछली पकड़ने, लेकिन यहां के मान लो जैसलमेर के भेड़ पालक है, ऊंट पालक है, तो वो अपने ऊंट चराने के लिए 1 फीट अंदर पाकिस्तान में नहीं जा सकता, समझ गए आप। जबकि यहाँ के मछली पकड़ने वाले 370 किलोमीटर जा सकते हैं इधर। तो आर्थिक सीमा जहां होती है ना, चूंकि आर्थिक सीमा अलग है वहां नीचे और राजनीतिक सीमा अलग है, इसलिए चली जाती है। यहाँ क्या आर्थिक सीमा और राजनीतिक सीमा सेम है, तो चूंकि देश के नागरिक आर्थिक सीमा को कभी क्रॉस करके नहीं जा सकते, इधर जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, वीजा पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इधर भी जैसे 370 किलोमीटर के बाहर नहीं जा सकते, जाएंगे तो वीजा लेना पड़ेगा आपको, समझ गए आप, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। और यहां तो क्या होता है, 370 किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है, 370 सेंटीमीटर नहीं जा सकते हो इस सीमा से, राजनीतिक सीमा से इधर। तो क्या समझे, राजनीतिक सीमा और आर्थिक सीमा एक ही है, यहां पर अलग अलग नहीं है। और यहां से लेकर यहां तक राजनीतिक सीमा ये ब्लैक लाइन और आर्थिक सीमा ये रेड लाइन, ये याद रखेंगे। ऊपर एक ही है दोनों और नीचे दोनों अलग अलग है, क्योंकि पानी है इधर और ऊपर पानी नहीं है, जमीन है, दूसरी तरफ देश आ रहा है। अब इसमें चलेंगे, परिभाषा मांगे एक निश्चित अवधि। अब यहां एक निश्चित अवधि का मतलब क्या है, देखो जहां तक भारत की बात करें तो जीडीपी की जो गणना की जाती है ना, वो गणना 2 तरह के आंकड़े अपने यहां जारी किए जाते हैं भारत में। तो एक तो क्या होता है, एक निश्चित अवधि जो लिखा आना शब्द, उसका मतलब क्या हुआ ये समझ लो आप। एक निश्चित अवधि, एक निश्चित अवधि का मतलब हो गया तिमाही, और एक होती है वित्तीय वर्ष। इसको पहले ऐसे समझो आप, एक निश्चित अवधि का मतलब है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष। एक निश्चित अवधि का मतलब फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि वित्तीय वर्ष।
कि ड्यूरेशन क्या होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझ गया? वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो 365 दिन की अवधि होती है उसको कहते हैं वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर। ये कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर वर्ष, जो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होता है। समझ गए? एक कृषि वर्ष भी होता है, 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। तो यहां पर जब आर्थिक क्रियाओं की गणना की जाती है, जीडीपी का आकलन किया जाता है, उसके आंकड़े जुटाए जाते हैं, तो अवधि कौन सी ली जाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की। यानी इस दौरान 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की अवधि के दौरान देश में जो कुछ भी उत्पादित होता है उसको उस वित्तीय वर्ष की जीडीपी में शामिल किया जाता है, या उस वित्तीय वर्ष की जीडीपी माना जाता है। अब ये वित्तीय वर्ष अलग अलग है। जैसे मान लो अगर मैं ये लिखूं कि वित्तीय वर्ष, अगर मैं ये बोल रहा हूं या ये लिख रहा हूं कि वित्तीय वर्ष 2019-20, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ लेना 2000 वित्तीय वर्ष 2019-20 का मतलब है 1/4/19 से 31/3/20, 31 मार्च 2020 तक की जो अवधि है उसको क्या कहेंगे वित्तीय वर्ष 2019-20। अगर आपसे कोई पूछ ले कि वित्तीय वर्ष 2019-20 की परिभाषा बताओ, तो क्या परिभाषा हुई 1/4/19 से 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि क्या कहलाएगी वित्तीय वर्ष 2019-20। अगर मैं यहां ये लिख दूं जैसे 19 ना, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 20 और यहां कर देता हूं मैं 21, तो अब इसको क्या बोल, इस अवधि को क्या बोलेंगे, कौन सा वित्तीय वर्ष हो गया ये आपके बदल जाएगा, यहां ये हो जाएगा फिर 2020-21। इसको इस वित्तीय वर्ष को क्या बोलेंगे 2020-21। समझ गए? अब यहां वित्तीय वर्ष 20-21 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष में कैलेंडर ईयर 2020 की अवधि भी सम्मिलित है। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक की अवधि, 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि भी सम्मिलित है, इसलिए वित्तीय वर्ष के साथ 2020 भी लिखा जाएगा। और जो बाकी के 3 महीने और रहे, ये तो 9 महीने की अवधि हुई, अब 3 महीने और रह गए, तो वो जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 की अवधि है उसका संबंध कौन से साल से है, कैलेंडर ईयर 2021 से। इसलिए वित्तीय वर्ष को लिखते वक्त 2020 भी लिखेंगे, 2021 भी लिखेंगे, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर अलग है 2020, ये कैलेंडर ईयर अलग है 2021, तो दोनों कैलेंडर ईयर की अवधि सम्मिलित है ना इसमें, इस फाइनेंशियल ईयर में, इस अवधि में, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है 2020-21। और अगर कोई लिख दे कि कैलेंडर ईयर 2020, इसका मतलब तो ये होगा कि 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 की अवधि है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 का मतलब ये होता है। अब यहां पे हमने क्या कहा आपसे कि एक निश्चित अवधि के लिए के आंकड़े जुटाए जाते हैं, यानी अब जैसे वित्तीय वर्ष के आंकड़े जुटा रहे हैं ना हम, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि होती है, जैसे कि जिस साल की भी मान लो इस साल 2020-21 के आंकड़े जुटाए जाएंगे। अभी जो चालू ईयर है, चालू वित्तीय वर्ष बोला जाता है उसको। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, वित्तीय वर्ष एक होता है चालू वित्तीय वर्ष, ये अखबारों में शब्द आता है। चालू वित्तीय वर्ष का मतलब हुआ अभी जैसे आज बात कर रहे हैं ना अपन, आज कौन सी तारीख है, मान लो आज जो भी तारीख है, ये मान लो कि 1 सितंबर 2020 है, 1 सितंबर 2020 है, तो ये 1 सितंबर 2020 की जो अवधि है ना, कौन से वित्तीय वर्ष का हिस्सा है, इसका वित्तीय वर्ष कौन सा कहलाएगा, वित्तीय वर्ष 2020-21। 1 सितंबर 2020 के दिन हम कह रहे हैं चालू वित्तीय वर्ष। इसका मतलब क्या हुआ कि आज 1 सितंबर को, जो 1 सितंबर है, ये कौन से वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा, तो ये गिना जाएगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में। समझ गए ना? तो उससे कहते हैं चालू वित्तीय वर्ष। गत वित्तीय वर्ष यानी अभी गत वित्तीय वर्ष का मतलब आज 1 सितंबर है, अब 1 सितंबर की बात करें, आज कह रहे हैं कि गत वित्तीय वर्ष यानी जो लास्ट वित्तीय वर्ष है, जो अभी 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ है,
उसे कहते हैं गत वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष 2019-20 वो कहलाएगा गत वित्तीय वर्ष। और चालू वित्तीय वर्ष का मतलब अभी जो चल रहा है ये वित्तीय वर्ष। तो ये हो गया दो वित्तीय वर्ष 2020-21। एक तो कंसेप्ट ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, ये जो जीडीपी के आंकड़े जुटाए जाते हैं ना, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में जितना सामान पैदा हुआ देश में, जितनी वस्तुएं जितनी सेवाएं उत्पन्न की गई, उत्पादित की गई, उन सबके मूल्य को जोड़ा जाता है। तो वो साल भर की जीडीपी आ जाती है। अब यहां एक सिस्टम और है। एक तो वित्तीय वर्ष का आंकड़ा होता है, एक आंकड़ा और जारी किया जाता है जो तिमाही का आंकड़ा। भाई वित्तीय वर्ष में क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष का मतलब 12 माह। एक वित्तीय वर्ष का मतलब क्या हुआ, बराबर 12 माह। अब यहां पे क्या कर रखा है अभी भारत में, कि भारत में नहीं विश्व में भी ऐसा ही होता है, अधिकांश देशों में ऐसे ही है। तो ये जो एक आंकड़ा तो जारी होता है पूरे साल का, और एक आंकड़ा जारी होता है हर 3 महीने में, है ना। हर 3 महीने में का मतलब होगा कि ये 12 माह को 4 भागों में बांट देते हैं, तो उससे कहते हैं तिमाही। 3 महीनों का समूह, किसी वित्तीय वर्ष के 3 महीनों का समूह एक तिमाही कहलाती है। एक तिमाही का मतलब हो गया किसी वित्तीय वर्ष के 3 महीनों का समूह। तो ऐसे एक वित्तीय वर्ष में कितनी तिमाही हो गई, एक वर्ष में कितनी तिमाही हो गई, 4। यानी एक वित्तीय वर्ष में 4 तिमाही। कौन कौन सी हुई 4 तिमाही, शुरू से चलो। जो पहली तिमाही है वो भी होता है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तिमाही को क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो पहली तिमाही का मतलब हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं। पहली तिमाही का मतलब है अप्रैल, मई, जून। भाई साल की वित्तीय वर्ष की शुरुआत तो 1 अप्रैल से होती है ना, तो पहली तिमाही का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की अवधि। वो क्या कहलाती है, प्रथम तिमाही, फर्स्ट क्वार्टर। अभी जैसे 23.9 जो जीडीपी कम हो गई भारत की, वो जो आंकड़ा आया वो इस पहली तिमाही का आया, बार बार आ रहा है ना अखबारों में। तो क्या समझे आप कि एक वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की अवधि। दूसरी तिमाही का मतलब होता है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक की अवधि, वो कहलाती है दूसरी तिमाही। तीसरी तिमाही होती है 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक की अवधि। और चौथी तिमाही होती है 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की अवधि। एक वित्तीय वर्ष की ऐसे 4 तिमाहियां होती है। यानी एक वित्तीय साल 4 भागों में बटा है, प्रत्येक भाग में 3 महीने होते हैं। तो ये जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं ना, हर 3 महीने में जारी किए जाते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ रहे, ऐसा पूछा भी गया है कि जीडीपी के आंकड़े कब कब जारी किए जाते हैं, क्या रोज ही जारी होते हैं, या हर सप्ताह जारी होते हैं, या मासिक जारी होते हैं, या 6 महीने में एक बार जारी होते हैं, या पाक्षिक होते हैं, या वार्षिक होते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रत्येक 3 माह में जीडीपी का आंकड़ा जारी किया जाता है, और प्रत्येक 12 माह का आंकड़ा भी जारी किया जाता है। वो जो 3 महीने के 3 महीने के जो 4 आंकड़े होते हैं ना, उन चारों का एवरेज कर लिया जाता है। वो उन चारों में जितना जीडीपी उत्पादित हुआ उन सभी को जोड़ दिया जाता है। यानी जो प्रत्येक तिमाही का आंकड़ा होता है, ऐसे 4 आंकड़े होते हैं उनके पास, 4 डेटा होते हैं, उन चारों डेटास को जोड़ दिया जाता है साल के अंत में, तो वो वार्षिक डेटा हो जाता है। तो आप समझ गए, अपने को क्या याद रखना है कि 2 डेटा जारी किए जाते हैं, एक 3 महीने का और एक साल भर का। में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमत। अब आगे चलते हैं कि ये अंतिम वस्तुएं क्या होती है।
ये शब्द आ रहा है अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं। अब यहां पहले समझ लो आप, वस्तुएं सेवाएं। वस्तुएं कौन कौन सी आती है, सेवाएं कौन कौन सी आती हैं। तो वस्तुओं की बात करें तो दो तरह की वस्तुएं होती है, एक कृषि वस्तुएं और औद्योगिक वस्तुएं। कृषि वस्तुओं के अंतर्गत आपके आगे सभी तरह के कृषि उत्पाद, जिसमें पशुपालन से जो उत्पादन होता है, जो उत्पाद होते हैं, दूध वगैरह है, क्रीम वगैरह, ये जो चीजें होती है, दूध, घी, ये भी आ गया। और फसलें आ गई आपके सभी, रबी की, खरीफ की, जायद की। यानी देश में एक वित्तीय वर्ष में मान लो किसी वित्तीय वर्ष की, यानी मान लो वित्तीय वर्ष 2019-20 की जीडीपी की गणना की जा रही है, तो उसमें क्या देखते हैं कि इस साल के दौरान कितनी सरसों पैदा हुई है, कितना गेहूं उत्पन्न हुआ, कितनी मक्का का उत्पादन हुआ, कितने उड़द का उत्पादन हुआ, कितने तरबूज उत्पादित हुए, कितनी ककड़ी का उत्पादन हुआ, टमाटर कितने हुए, सब्जियां कुल कितनी हुई, उन सबका मूल्य जोड़ दिया जाता है। दूध कुल कितना उत्पादित हुआ, वो कृषि उत्पाद कहलाते हैं। पूरे देश में सभी खेतों में, जितने खेत है भारत में, उन सभी खेतों में कितनी फसलें उत्पादित हुई, तीनों ही सीजन की, रबी, खरीफ, जायद की, उन सबके मूल्य को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार औद्योगिक वस्तुओं के अंतर्गत क्या आती है, आलपिन से लेकर हवाई जहाज तक, समझे, आलपिन से लेकर हवाई जहाज तक जितनी भी वस्तुएं जो उद्योगों में बनती है, कारखानों में बनती है, उन सबको कहते हैं औद्योगिक वस्तुएं। इन सबको जोड़ दिया जाता है कि सीमेंट कितना उत्पादित हुआ इस साल है, इस साल पंखे कितने उत्पादित हुए, कारें कितनी उत्पादित हुई, मोटरसाइकिल कितनी उत्पादित हुई है, कपड़े कितने उत्पादित हुए, लिपस्टिक कितनी उत्पादित हुई। तो ये सब चीजें औद्योगिक वस्तुएं कहलाती है, इनका मूल्य जोड़ दिया जाता है जीडीपी में जब गणना करते हैं। तो वस्तुओं का मतलब हो गया सभी कृषि वस्तुएं, सभी औद्योगिक वस्तुएं। भाई वस्तुएं तो दो प्रकार की होगी ना, दो कैटेगरी में रख सकते हैं वस्तुओं को अपन, या तो ऐसी वस्तु जो जमीन के अंदर से उत्पन्न हो रही है, और ऐसी वस्तु जो जमीन से नहीं हो रही है, फैक्ट्री में हो रही है, तो फैक्ट्री वालों को औद्योगिक कहेंगे और जमीन वाले को कृषि वस्तुएं कहेंगे। तो अब यहां क्या समझे आप कि कृषि और औद्योगिक उत्पाद इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो एक तो इनकी कीमत को जोड़ा जाता है, एक सेवाएं क्या होती है इसको समझो। सेवाएं, सर्विसेज। अब सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या आती है, परिवहन सेवाएं, कई तरह की सेवाएं होती है, परिवहन सेवाएं, और संचार सेवाएं, बीमा सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, और है आपके सरकारी सेवाएं, नौकरियां, ये सभी जितनी भी नौकरियां है ना, वो सभी आ गई इसमें। अब देखो सेवाओं का अर्थ समझो, इनकी गणना कैसे की जाती है। सेवाओं के उत्पादन से मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। व्हाट यू मीन बाय द टर्म प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। सेवाओं को उत्पादन में मतलब क्या हुआ, हमने क्या बताया, कोई परिवहन सेवा है, जैसे ये सेवा क्षेत्र में माना जाता है। रोडवेज की बस ने आपको जयपुर से अजमेर छोड़ा, तो उसने आपको जयपुर से अजमेर पहुंचाने का जो कार्य किया, वो उसकी सेवा कहलाती है। और इस सेवा को क्या नाम देते हैं, परिवहन सेवा। ऐसे हवाई जहाज ने मान लो आपको नई दिल्ली से न्यूयॉर्क छोड़ा है, नई दिल्ली से मान लो आपको गोवा छोड़ा, तो वो क्या कहलाएगी, वो उसकी वहां से नई दिल्ली से गोवा छोड़ने का जो कार्य है ना, उसको सेवा कहेंगे, उसका नाम क्या है, परिवहन सेवा। ऐसे रेलवे की सेवा होता है, रेल ने मान लो आपको जैसलमेर से रामनगर छोड़ा, जिम कॉर्बेट पार्क,
तो वो क्या कहलाएगी? परिवहन सेवा कहलाएगी। तो परिवहन सेवा का मतलब ये होता है। अब इसके उत्पादन की गणना कैसे करते हैं? परिवहन सेवा का मूल्य का आकलन कैसे होगा? भाई कृषि सरसों का मूल्य का आकलन तो आपने कर लिया कि सरसों पैदा हुई 1 क्विंटल, मान लो 1 क्विंटल पैदा हुई देश में, और 1 क्विंटल की कीमत कितनी है कि 4,500, तो 4,500 रुपये उसका मूल्य हो गया सरसों का। लेकिन अब परिवहन सेवा का मूल्य का आकलन कैसे करेंगे? तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपको जयपुर से अजमेर छोड़ने के लिए रोडवेज ने आपसे 150 रुपया किराया लिया, तो ये जो 150 रुपये हुआ ना, ये उसकी सेवा की कीमत हुई जो उसने आपसे वसूल की। तो ये जो 150 रुपये है उस सेवा का मूल्य माना जाएगा। और जितने अब राजस्थान की जैसे रोडवेज बसें हैं या और दूसरी प्राइवेट बसें भी हैं, उन सब ने कितने यात्रियों को कहां से कहां छोड़ा और कितने उनसे पैसे वसूल किए, किराया वसूल किया, वो संपूर्ण किराया जोड़ दिया जाता है पूरे देश का ही। उस किराए को क्या कहेंगे फिर? परिवहन सेवा का मूल्य। वो किराया यानी जितने टिकट बिके, हवाई जहाज के जितने टिकट बिके, रेलवे के जितने टिकट बिके, रोडवेज बस के जितने टिकट बिके, बाकी प्राइवेट टैक्सी वालों के जितना पैसा टैक्सी वालों को जितनी सेवाएं दी, मान लो टैक्सी की आपने जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, तो टैक्सी वाले को मान लो 5,000 रुपए दिए, तो 5,000 रुपए इसकी सेवा का मूल्य हुआ। ऐसे जितने टैक्सी वालों को ऐसे कीमत मिली उन सबको जोड़ दिया जाता है। तो जितने टिकट बिके उन सब टिकट को जोड़ दिया जाता है। वही पूरे देश में उस साल, उस वित्तीय वर्ष की परिवहन सेवा का मूल्य होता है, उसको जोड़ देते हैं, वही जीडीपी का मूल्य कहलाता है। संचार सेवा का मतलब क्या होता है? आपके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो इंटरनेट पे मान लो रिचार्ज कराने के लिए आपने एयरटेल को दिए 200 रुपए महीने के, तो रिचार्ज जो कराया ना आपने 199 का, वो 199 का रिचार्ज यानी उसने आपको इंटरनेट की जो सेवा दी। भाई पहले तो ये समझो सेवा का, संचार सेवा का मतलब क्या है? संचार सेवा का मतलब ये हुआ कि उस इंटरनेट की सेवा, इंटरनेट जो उसने आपको दिया एयरटेल ने, उस इंटरनेट के माध्यम से आप जैसे मूवी देख रहे हो या और मान लो पढ़ाई कर रहे हो, कोई वेबसाइट देख रहे हो और कुछ देख रहे हो, जैसे कोई व्यापारी है तो भाव देख रहा है उस पे, ये सब चीजें आप व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो ये काम किस लिए संभव हो पाया? कि उस एयरटेल ने आपको इंटरनेट दिया। तो इंटरनेट की वजह से आपने इंटरनेट की जो कार्य है ना इंटरनेट का, वो कार्य कहलाता है सेवा, संचार सेवा कहते हैं। या मान लो कि आपने फोन रिचार्ज करा लिया 500 रुपए का 3 महीने का, उस फोन से आप अपने रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, या मान लो दिल्ली में बैठा आपका रिश्तेदार, उससे फोन पे बात कर रहे हैं, तो बात करने की जो सुविधा दी एयरटेल ने आपको, ये बात करने का जो कार्य है, ये कृत्य है, ये क्या कहलाता है? संचार सेवा कहते हैं इसको। समझ गए? अब इस सेवा का मूल्य का मतलब क्या हुआ? कि आपने वो जो बात की 3 महीने तक, उस बात करने के लिए आपने एयरटेल को कितने पैसे दिए, यानी आपने रिचार्ज कितने का कराया। रिचार्ज की जो कीमत होती है वो इस सेवा की कीमत होती है, संचार सेवा की कीमत। संचार सेवा की कीमत का मतलब क्या है? कि एयरटेल कंपनी ने कितने लोगों का कितने करोड़ रुपए का रिचार्ज किया साल भर में, उस सबको जोड़ देते हैं, वही संचार सेवा की कीमत आ जाएगी। अब एयरटेल है, रिलायंस है, रिलायंस जियो, या जैसे मान लो और वोडाफोन है, इस तरह और भी जो भी दूरसंचार सेवाएं प्रोवाइडर हैं, जो दूर संचार सेवाएं प्रदान कर रही कंपनियां, उन सबके जितने टिकट बिकते हैं यानी जितने रिचार्ज वो करते हैं, उन सब रिचार्ज की कीमत जोड़ देते हैं, वही संचार सेवा का मूल्य हो जाता है। एक बीमा सेवा होती है, बीमा का कार्य भी सेवा ही कहलाता है। यानी जैसे आपने मान लो बीमा कराया गाड़ी का, तो कितना प्रीमियम भरा आपने हर साल, कितनी किस्त, जैसे मान लो साल के 1500 रुपए देते हैं, आपके बाइक है उसका बीमा करा रखा है, तो वो जो 1500 रुपए अब देश में जितनी मोटरसाइकिल है, जितनी टू व्हीलर्स हैं, उन सब ने, कारों वाले हैं, उन सब ने या इंसानों ने अपना बीमा कराया, उसमें कितना प्रीमियम उस वित्तीय वर्ष में पे किया उन्होंने बीमा कंपनियों को। इट मींस क्या होगा कि बीमा कंपनियों की इनकम कितनी हुई उसको जोड़ देते हैं, वही बीमा सेवा का मूल्य कहलाता है। बीमा सेवा का मतलब आप समझ गए कि एक्सीडेंट, मान लो गाड़ी का बीमा करा रखा है, इट मींस अगर आपकी गाड़ी से कोई मर जाता है तो उसको मुआवजा आपको नहीं देना है, वो फिर वो बीमा कंपनी पे करेगी उसको। मान लो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है, तो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी उस मरने वाले के आश्रित को भुगतान देगी, 5 लाख 10 लाख जो भी देने, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है,
वो बीमा सेवा कहलाती है। उसके मूल्य का आकलन इसे करते हैं। ऐसे बैंकिंग सेवाएं होती है, कितने लोगों ने बैंकों में पैसे जमा कराए या कितने लोगों ने लोन लिया बैंकों से, लोन के लिए फिर अपन क्या ब्याज देते हैं ना, तो उस ब्याज को जोड़ा जाता है कि इस भारत के जितने बैंक, सारे बैंकों ने कितना ब्याज कमाया। या जैसे किसी ने एटीएम, हर बैंक ने एटीएम जारी कर रखे हैं, एटीएम की कीमत वसूलते हैं वो अपने कस्टमर से, तो वो एटीएम से कितनी आई हुई बैंकों को, जो एटीएम की सेवा है वो बैंकिंग सेवा कहलाती है। जो उन्होंने लोन दिया वो बैंकिंग सेवा कहलाती है। उन्होंने डीडी की फैसिलिटी दे रखी है, आपको चेक की फैसिलिटी दे रखी है, ऑनलाइन ट्रांसफर की फैसिलिटी दे रखी है, वो सब बैंकिंग सेवाएं मानी जाती है। इन सेवाओं की वो कीमत वसूलता है, तो उस कीमत को सभी बैंकों को जो साल भर में आई हुई इन सब चीजों से, इन सब सेवाओं से वो उसकी बैंकिंग सेवा की कीमत मानी जाती है और उसके मूल्य को जोड़ दिया जाता है। और सरकारी नौकरियां जितनी भी वो सब सेवा क्षेत्र में मानी जाती है। यानी देश में अब जैसे वित्तीय वर्ष 2020-21 की बात करें, चालू वित्तीय वर्ष अभी, तो अब इसमें सेवा क्षेत्र में यहां कितना उत्पादन हुआ नौकरियों में, तो अब क्या है कि जितने भी नौकरी करने वाले लोग है ना, जितने नौकरी करने वाले लोग हैं, सरकार की यहाँ जितनी नौकरियां हैं, उन सब की नौकरियों, उन सब नौकरी पेशा लोगों को कितनी सैलरी प्राप्त हुई, कितना वेतन प्राप्त हुआ उस साल के दौरान, उस सबको जोड़ देते हैं। वही उस नौकरियों की क्या होती है, उनकी सेवा का मूल्य होता है। जो सरकारी नौकरी पेशा लोग हैं, उनकी सेवा का मूल्य कैसे निकाला जाएगा, उनको कितनी सैलरी प्राप्त हो रही, उस सैलरी को जोड़ देंगे। वही जीडीपी में फिर क्या होगा, इनका सरकारी क्षेत्र का, सरकारी सेवाओं का योगदान कितना रहा, सरकारी नौकरियों का जीडीपी में कितना योगदान रहा, तो सैलरी जितनी होती है वो उतना ही योगदान होता है। तो ये तो बात हुई वस्तुओं और सेवाओं की। अब आते हैं, एक शब्द आ रहा है यहाँ पे अंतिम, इसमें जाओ आप। अच्छा, और भी होती है इसमें वित्तीय सेवाएं, जैसे मान लो सीए की सेवाएं, वकील की सेवाएं कई तरह की होती है। व्यापार, ये सारा सेवा में आता है। ट्रेड जो होता है, जितने व्यापारी हैं, ये सब दुकान वाले, ये सब सेवा में आते हैं। मान लो कोई उसका सीमेंट का डीलर है, तो उसने सीमेंट, श्री सीमेंट से सीमेंट खरीद के आपके पास पहुंचाया। श्री सीमेंट के पास आप जाते 2 गट्टे लेने, तो आपको देता नहीं, वो 1000 से कम गट्टे देता नहीं, तो वो काम आपके लिए डीलर ने आसान कर दिया। डीलर तो आपको 2 गट्टे या 2 किलो भी दे देगा अगर लेने जाओगे। तो डीलर ने आपको क्या किया, 300 रुपए से में गट्टा खरीद के आपको 315 में दे दिया, तो 15 रुपए उसकी मतलब उसकी सेवा तो क्या हुई, आपको सीमेंट उपलब्ध कराना, ये तो सेवा हुई। सेवा का मूल्य कितना हुआ, 15 रुपए। यानी आपको उसने क्या किया, 300 में गट्टा खरीद के 315 में दे दिया, तो 15 रुपए उसकी सेवा की कीमत हो गई, उसकी इनकम हो गई, उसको जोड़ देते हैं। ये सब व्यापारी वगैरह सब इसी में आते हैं। अब यहाँ पे आता है अंतिम वस्तुओं से क्या मतलब है, अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं से क्या मतलब है, अंतिम वस्तुएं, फाइनल गुड्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं। अब देखो यहां क्या होता है, जैसे जीडीपी की गणना की जाती है ना, तो उसके लिए सभी वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। अंतिम वस्तुएं कौन सी हुई, जैसे कपास, एक है आपके रुई, एक है आपके कपड़ा, यो माने सीधी कपास, रुई और टी शर्ट, है ना। अब क्या हुआ कि मान लो देश में 100 रुपए का कपास पैदा हुआ किसी वित्तीय साल में, उदाहरण से समझा रहा हूं आपको, 100 रुपए का कपास पैदा हुआ और देश में 140 रुपए की रुई पैदा हुई और 200 रुपए की टी शर्ट पैदा हुई। अब जीडीपी की जब गणना करेंगे ना, तो मैंने क्या कहा, कृषि वस्तुओं का मूल्य भी जोड़ा जाता है। औद्योगिक वस्तु है ये रुई, इसका मूल्य भी जोड़ा जाएगा, टी शर्ट इसका मूल्य भी जोड़ा जाएगा। लेकिन यहां क्या होता है कि अंतिम वस्तु के मूल्य को भी जोड़ा जाना है। सिर्फ समझिए प्राथमिक वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। तो यहां पे प्राथमिक वस्तु का मतलब, यहां उदाहरण है कपास। प्राथमिक वस्तु की परिभाषा ये होती है कि ऐसी वस्तु जो डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होती, सीधे जिसको किसी काम में नहीं ले सकते, उपभोग नहीं कर सकते जिसका, उस वस्तु को कहते हैं प्राथमिक वस्तु। जैसे कपास है, कपास को सीधे आप काम में नहीं ले सकते। कपास से क्या क्या कर सकते हो आप,
भाई रजाई बिस्तर भर सकते हो या आप उसको पहन सकते हो कपास को, या उसकी साड़ी बना सकते हो कपास की, नहीं सॉरी कपास को पहन नहीं सकते है, उसको आप रजाई बिस्तर भरने के काम में नहीं ले सकते। तो फिर कपास किस काम में आता है? कपास से अन्य वस्तुएं बनती, कौन सी? रुई बनाने के काम में आएगा वो। तो कपास यानी प्राथमिक वस्तु की परिभाषा क्या हुई कि प्राथमिक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो सीधे इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि उसका उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, विनिर्माण में। अब चलेंगे आगे, ये तो प्राथमिक वस्तु हो गई और इसका उदाहरण यहाँ कपास। सारे कृषि उत्पाद प्राथमिक वस्तुएं हैं, सरसों है जैसे अभी। अब सरसों का आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरसों का क्या इस्तेमाल करते हैं? तेल इस्तेमाल करते हैं, यानी पहले अपने क्या बनाना पड़ेगा? मध्यवर्ती वस्तु बनानी पड़ेगी, यानी तेल बनाना पड़ेगा, फिर तेल को काम में लेंगे। तो सरसों तो हुई प्राथमिक वस्तु और सरसों का तेल हुआ मध्यवर्ती वस्तु। अब मध्यवर्ती वस्तु की क्या हुई परिभाषा? ऐसी वस्तु जो सीधे इस्तेमाल भी की जा सकती है, जिसको सीधे मतलब उसका सीधा भोग भी किया जा सकता है और उससे अन्य वस्तुएं भी बनाई जा सकती है, जैसे रुई है। अब रुई को आप सीधे भी इस्तेमाल कर सकते हो, रजाई बिस्तर कर सकते हैं रुई से, और रुई से आप अन्य वस्तु भी बना सकते हो, कैसे? जैसे धागा बना सकते हो, टी शर्ट बना सकते हो रुई से। तो मध्यवर्ती वस्तु की विशेषता क्या हो गई कि सीधे इस्तेमाल भी हो सकती है और अन्य वस्तुओं के निर्माण में भी काम में ली जा सकती है। अब है अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु का मतलब ऐसी वस्तु जो सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल की जाती है, भोग की जाती है, उपभोग के काम में ली जाती है, उसका सिर्फ कंजप्शन होता है। जैसे टी शर्ट है, अब टी शर्ट से आप दूसरी चीज नहीं बना सकते। भाई टी शर्ट से दुपट्टा बना लोगे क्या, या पेंट बना लोगे? टी शर्ट सिर्फ पहनने के काम में आएगी। तो यानी अंतिम वस्तु का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तु जो केवल इस्तेमाल की जाती है, उससे दूसरे सामान नहीं बनाई जा सकते, इसको कहते हैं अंतिम वस्तु। अब हमने यहां लिखा कि समस्त अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है, यानी इसका जोड़ेंगे, इनका नहीं जोड़ेंगे जब जीडीपी गणना की जाती है, क्योंकि ये तीनों वस्तुएं जो है मिलती जुलती है। अब यहां हमने क्या लिखा? अंतिम। अगर यहां लिख देते उत्पादित समस्त, अगर अंतिम शब्द को हटा देते यहां से, केवल ये लिख देते उत्पादित समस्त वस्तुएं, तो फिर उसमें इसका भी जोड़ते मूल्य, इसका भी जोड़ते, इसका भी जोड़ते। अब यहां जो हमने लिखा है ना, कपास का मूल्य 100। अब ये 100 क्या है? बाजार कीमत है। बाजार कीमत का मतलब समझ लो, मार्केट प्राइस क्या होती है? कोई वस्तु उपभोक्ता को जिस कीमत पर मिलती है, जिस मूल्य पर मिलती है, उस मूल्य को कहते हैं बाजार कीमत। जैसे मार्कर पेन है, मुझे मिला 25 रुपए में, तो इसकी बाजार कीमत हुई 25 रुपए, क्योंकि मैं उपभोक्ता हूं, मैंने इसको किसी दूसरे को बेचने के लिए नहीं खरीदा, मैंने इसको काम में लेने के लिए खरीदा, इसलिए मैं क्या हूं? इसका उपभोक्ता हूं। तो उपभोक्ता को जिस कीमत पर ये मार्कर पेन मिलता है, वो इसकी बाजार कीमत कहलाती है। 25 रुपए में मुझे मिला, तो ये इसकी बाजार कीमत हुई 25 रुपए। लेकिन मैंने जिस दुकानदार से खरीदा, उस दुकानदार ने फैक्ट्री वाले से 20 रुपए में खरीदा, लेकिन इसकी बाजार कीमत 20 रुपए नहीं होगी। बाजार कीमत अगर कहेंगे तो वो 25 रुपए कही जाएगी, न कि 20 रुपए। समझ गए? तो ये जो 100 रुपए कपास का बाजार मूल्य मैंने लिखा है यहाँ, इसका मतलब ये है कि किसान ने जब मान लो किसी को कपास बेचा, तो वो कपास को, जिसने कपास खरीदा उसको 100 रुपए मिले, सॉरी उसने 100 रुपए दिए किसान को, यानी 100 रुपए किसको मिले? किसान को मिले। और खरीदार ने, जिस व्यक्ति ने वो पेन खरीदा, सॉरी कपास खरीदा, उसने 100 रुपए खर्च किए कपास खरीदने के लिए, तो ये कपास का बाजार मूल्य हो गया, उसकी बाजार कीमत हो गई। रुई की बाजार कीमत क्या हुई कि रुई जिसने बनाई, उसने, जिस व्यक्ति ने रुई खरीदी, उसको 140 रुपए में दी, तो 140 रुपए इसकी क्या हो गई? बाजार कीमत हो गई। टी शर्ट की बाजार कीमत 200 रुपए, यानी उपभोक्ता ने, जिस व्यक्ति ने टी शर्ट ली, उसने 200 रुपए पे किए, तो वो इसकी बाजार कीमत हो गई। अब यहां पे क्या होगा? हमने क्या लिखा है कि अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ेंगे। अब यहाँ ये जो प्राथमिक है, ये मध्यवर्ती वस्तु, इन दोनों का मूल्य नहीं जोड़ा जाता जीडीपी में। जब जीडीपी की गणना करेंगे तो ये देखते हैं कि ये किस कैटेगरी की वस्तु है, प्राथमिक है, मध्यवर्ती है या अंतिम है। का अंतिम है तो अंतिम को ही जोड़ेंगे, यानी यहाँ पे अंतिम की है सिर्फ टी शर्ट, तो इसी को ही जोड़ेंगे, इसके मूल्य को, इन दोनों के मूल्य को नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि क्या लिखा है परिभाषा में? अंतिम वस्तुओं का मूल्य। अब इन दोनों के क्यों नहीं जोड़ा गया, इसको समझ लो। इसलिए नहीं जोड़ा गया, मान लो तीनों को ही जोड़ देते अपन, 1 मिनट के लिए जोड़ देते हैं, तो 100 प्लस 140
प्लस 200, कितने रुपए की जीडीपी हो गई? 200, 300, 440, यानी वित्तीय वर्ष 2020-21 में जीडीपी का मूल्य आया 440 रुपए। अब ये बताओ आप मेरे को, सही है क्या फिगर? गलत हो गया है ना? ये तो ज्यादा आ गया फिगर, बहुत ज्यादा इसलिए आ गया कि देखो 100 रुपए का कपास है। अब अपन यहां भी जोड़ रहे हैं कपास किसान का उत्पादन कितना है? 100 रुपए का ही तो है। रुई वाले का उत्पादन कितना है? 140 का नहीं है उसका उत्पादन भाई। 100 रुपए का उत्पादन उसने कपास खरीदा, कपास से रुई बनाई। अब 100 रुपए का उत्पादन तो कपास वाले ने कर दिया, किसान ने कर दिया। इसका योगदान तो 40 रुपए का ही रहा ना रुई वाले का। तो रुई वाले ने क्या किया? 100 रुपए का कपास खरीदकर उस 100 रुपए के कपास को 140 रुपए की रुई में बदल दिया, यानी उसका योगदान कितना रहा? कितना उत्पादन किया रुई वाले ने? 40 रुपए का। तो इसके 100 जुड़ गए प्लस 40 इसके जुड़ेंगे, इसका योगदान कितना रहा उत्पादन में? रुई वाले का 40। टी शर्ट वाले का योगदान कितना रहा भाई? उसने क्या किया? टी शर्ट वाले ने रुई वाले से 140 रुपए में रुई खरीदी और उसको उस रुई को टी शर्ट में बदल दिया और उसकी कीमत रखी 200 रुपए। तो उसका योगदान कितना रहा? 140 रुपए का। तो ये इन लोगों ने कर दिया 140 का उत्पादन। तो 140 माइनस कर दो 200 में से, तो इसका योगदान कितना? 60 रुपए रहा ना। इनको जोड़ो कितना हुआ? 100 मतलब 200 रुपए हो गया है, 200 हो गया ना। इसका 100 रुपए का योगदान उत्पादन में, इसका 40 रुपए का योगदान, इसका 60 रुपए का योगदान, कितना आया? 200 रुपए। तो ऐसा यानी तीनों को जोड़ो तो इस प्रकार जोड़ो, फिर उसका कितना माइनस करते हुए चलो। तो इसकी इस बीमारी में उलझने के बजाय क्या करते हैं कि अंतिम वस्तु को जोड़ देते हैं। 200 रुपए इसकी कीमत को जोड़ दिया, तो ये 200 और ये 200 बराबर आ रहा फिगर। इस तरीके से जोड़ो, चाहे अंतिम वस्तु का मूल्य जोड़ो, एक ही बात है। तो अंतिम वस्तुओं का मूल्य जोड़ा जाता है ताकि डबलिंग नहीं हो, दोहरी गणना से बचने के लिए। कोई चीज, अब कपास यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, फिर यहां भी जुड़ रहा है, 3 बार जुड़ रहा है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं? वास्तविक आंकड़ा निकालने के लिए क्या करते हैं? अंतिम वस्तु को जोड़ा जाता है। एक आगे आप समझ लो, बाजार कीमत क्या होती है, मैंने ये बता दिया आपको। बाजार कीमत समझा दिया आपको, यानी उपभोक्ता को या अंतिम व्यक्ति को जिस कीमत पर कोई वस्तु मिलती है वो बाजार कीमत कहलाती है ना। उपभोक्ता को जिस कीमत पर मिलेगी वो बाजार कीमत कहलाती है। अब इसमें ये जितनी भी वस्तुएं हैं, कृषि उत्पाद है, ये जिस कीमत पर उपभोक्ता को मिलते हैं उसका मूल्य जोड़ा जाता है। यहाँ पे किसान ने मान लो व्यापारी को बेचा गेहूं 20 रुपए किलो, व्यापारी ने किसी उपभोक्ता को 25 रुपए किलो में बेचा, तो उसका गेहूं का जो मूल्य आएगा ना, उत्पादन मूल्य 25 रुपए आएगा, क्योंकि उपभोक्ता ने जिस कीमत पे खरीदा गेहूं उस कीमत को जोड़ते हैं। यहाँ पे जीडीपी में जब गेहूं की गणना करेंगे तो 25 रुपए कीमत मानेंगे उसकी। तो यहाँ आप समझिए बाजार कीमत निकाली जाती है प्रत्येक उत्पाद की, और बाजार कीमत का मतलब हो गया उपभोक्ता को जिस कीमत पर वो सामान मिल रहा है, जिसे मुझे मार्केट पेन मिला। अब आगे चलेंगे, मौद्रिक मूल्यों का योग। ये मौद्रिक मूल्य क्या होता है? जो मूल्य होता है ना, वैल्यू, मूल्य का मतलब यहाँ प्राइस से नहीं है, मूल्य शब्द का मतलब होता है वैल्यू। तो मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है? मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक मूल्य को समझे, मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। भाई मूल्य है ना किसी भी चीज का, वो अगर मुद्रा में व्यक्त कर रहे हैं तो वो उसका मौद्रिक मूल्य कहलाएगा। अब सामान क्या होता है? अलग अलग टाइप के होते हैं। मान लो कपड़ा है तो उसको मीटर में लिखा जाएगा कि 1 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। कपास की कितनी हुई कि 50,000 गांठें कपास की हुई, वो गांठ में व्यक्त किया जाएगा। गेहूं है तो किलो में व्यक्त किया जाता है कि इतने क्विंटल या इतने टन हुआ। और जिसे मान लो सेवा है, अब सेवा को किसमें व्यक्त करोगे कि साहब उसने रोडवेज ने जयपुर से अजमेर छोड़ा है, उसको कुछ न किसी में उसमें व्यक्त तो करना पड़ेगा ना। तो इसमें क्या करते हैं कि सबको मुद्रा में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें करेंसी में। अब मुद्रा में यह होता है कि जैसे जो जिस देश की मुद्रा होती है उस मुद्रा को लिखा जाता है। अब भारत की जीडीपी की गणना कर रहे हैं तो यहां क्या रुपए लिखेंगे। मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है मुद्रा में गणना की जाती है सभी वस्तुओं की, सेवाओं की। मीटर में नहीं निकाला जाएगा। ऐसा नहीं लिखा जाता है कि भारत में 50,000 मीटर कपड़ा पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ साहब इस साल, ऐसे नहीं लिखा जाता जीडीपी में।
वहां ये लिखा जाता है कि भारत में 50 करोड़ रुपए का कपड़ा उत्पादित हुआ, उसको रुपए में लिखेंगे। क्या समझे? ऐसा नहीं लिखते कि साहब भारत में एयरटेल के पिछले वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रिचार्ज बिके। 1 करोड़ नहीं, वहां ये लिखेंगे कि भाई 1000 करोड़ रुपए के रिचार्ज बिके। रुपए शब्द लिखा जाएगा। अगर भारत की जीडीपी की गणना की बात करें तो रुपए में, जापान की जीडीपी की गणना कर रहे हैं अगर जैसे आप, तो वहां येन लिखेंगे। वहां की मुद्रा क्या है? येन। अमेरिका की लिख रहे हैं तो डॉलर, ब्रिटेन की पाउंड। ऐसे जो जिस देश की मुद्रा होती है उस मुद्रा में उस देश की जीडीपी व्यक्त की जाती है, उसके आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। ये याद रखेंगे। तो मौद्रिक मूल्य का मतलब होता है कि इसका जो मूल्य होता है जीडीपी का, ये जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है वो किसमें व्यक्त करते हैं, उसकी गणना किसमें की जाती है? मुद्रा में। भारत की बात करें तो भारत की अगर जीडीपी निकालेंगे तो रुपए में व्यक्त की जाएगी, रुपए में गणना की जाती है। कभी भी ये नहीं लिखा जाता कि इतने मीटर कपड़ा बना या इतने किलो चावल हुआ। हमेशा जीडीपी को किसमें व्यक्त किया जाता है? रुपए में। अभी आपको बताएंगे कि 140 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी उत्पादित हुई साहब, तो किसमें व्यक्त किया? 140 लाख करोड़ रुपए शब्द आया। वहां ये नहीं आया 140 लाख करोड़ मीटर या 140 लाख किलो, ये नहीं आया, या 140 लाख किलोमीटर किस सेवा का उत्पादन हुआ, ऐसे नहीं लिखते। वहां क्या लिखते हैं? 140 लाख करोड़ रुपए। रुपए शब्द आएगा। रुपए का मतलब मुद्रा में व्यक्त किया जाएगा। अभी इसमें इतना, आगे इसकी सीरीज वो काफी विस्तृत है, तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे। और इसका मतलब आप समझ गए ना? 1 मिनट के लिए मैं इसको रिवाइज कर देता हूं कि सकल घरेलू उत्पाद का मतलब किसी देश की आर्थिक सीमाओं के भीतर, यानी इधर इस रेड ब्लैक लाइन और नीचे रेड लाइन, इसके अंदर पूरे देश के अंदर कोई भी भारत का राज्य हो, सभी राज्य आ गए, सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आ गए, उन सब में जितना सामान उत्पादित हो रहा है उन सभी सामानों में, यानी सभी वस्तुएं आ गई, सभी सेवाएं आ गई, उनके मूल्य को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है, उस मूल्य की गणना की जाती है, वही जीडीपी कहलाती है। यानी इन वस्तुओं सेवाओं की जितनी कीमत आती है वो उस देश की जीडीपी कहलाएगी। यानी भारत की जीडीपी का मतलब है किसी वित्तीय वर्ष में, अगर वित्तीय साल 3 महीने की निकाल रहे हैं तो किसी तिमाही में कितने सामान का पूरे देश में उत्पादन हुआ, उसको मुद्रा में, उस मूल्य को, सामान के मूल्य को मुद्रा में व्यक्त करेंगे, वही जीडीपी होती है। एक तरह से ये मान लो कि देश की आय, इसको बोलचाल की भाषा में क्या कह सकते हैं? जीडीपी का मतलब किसी देश की आय, लगभग, एकदम आय तो नहीं कह सकते हैं एग्जैक्ट, तो अभी आगे बताएंगे आपको आय क्यों नहीं कहा जा सकता, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन लगभग इसको क्या कहेंगे कि भारत की जीडीपी का मतलब भारत की आय, समझ गए? एग्जैक्ट तो वो राष्ट्रीय आय में आएगा, वो एग्जैक्ट फिगर आता है आय का मतलब। यहां जीडीपी का मतलब ये है।